Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video we will see the insulation and heat budget. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe the channel and never forget to hit the bell icon. So let us first see the introduction. पहले हम introduction देखते हैं. So the heat we receive on our surface through sun rays are called insolation. So insolation क्या होती है? सूरज से जो एनर्जी या फिर जो आप कह सकते हो रेज है जो अर्थ सरफेस पे आती है उनको इंसोलेशन कहते हैं। और जो हीट जो ट्रांसफ़र होती है वो चार तरह से होती है। पहला है कंडक्शन, फिर कन्वेंशन, फिर एडवेक्शन, फिर रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल एक ऑब्जेक्ट का जो मॉलिक्यूल है उससे दूसरे मॉलिक्यूल के ऑब्जेक्ट को जो है वो ट्रांसफ़र होती है हीट, या फिर उसी के किसी पार्ट से जो है वो नेक्स्ट पार्ट में बॉडी के ट्रांसफ़र होती है हीट। फिर उसके बाद आता है आपका कन्वेंशन। इसमें मास मूवमेंट होती है, मास मूवमेंट से जो है वो हीट ट्रांसफ़र होती है। एडवेक्शन में क्या होता है, हॉरिजेंटल मूवमेंट जब होती है फ्लूइड के थ्रू, तो उसको जो है आप एडवेक्शन कहेंगे, राइट। उस रेडिएशन में क्या होता है, इसमें कोई मीडियम नहीं होता है। बाकी ये तीनों में मीडियम था हीट का ट्रांसफ़र होने का, बट रेडिएशन में कोई मीडियम नहीं होता। सो sun emits electromagnetic waves which are called the solar radiation, and the similar wave emits by earth which are called terrestrial radiation. So सूरज जो सन रेज को emit करता है उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो उनको सोलर रेडिएशन कहा जाता है। इनको शॉर्ट वेव रेडिएशन भी कहते हैं, राइट। उसी तरह से अर्थ भी जो है वो बैक एटमॉस्फेयर में जो है वो रेज को ट्रांसफ़र करती है, ट्रांसमिट करती है, फिर कहीं रिफ्लेक्ट करती है। उनको कहते हैं लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल माने कॉन्टिनेंट, सो कॉन्टिनेंट से जो बैक वापस एटमॉस्फेयर में जाती है। नाउ कमिंग टू इंसोलेशन देखते हैं हम, ये वर्ड है कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, राइट। सो जो इंसोलेशन जो वर्ड है अर्ली 17th सेंचुरी में, ये लेट जो लैंग्वेज है हमारी लैटिन लैंग्वेज सॉरी, उसके जो शब्द है इंसोलरे उससे ली गई है, जिसका मतलब है सोल का मतलब है सन, राइट। इनका मतलब है टूवर्ड्स, यानी कि सन से आने वाली जो रेज है अर्थ सरफेस पे उसको इंसोलेशन कहते हैं। सो लिटरली इंसोलेशन मीन्स रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन टूवर्ड्स अर्थ। सो जो रेडिएशन सन से अर्थ की तरफ आती है उनको इंसोलेशन कहते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एच.जी. क्रिचफील्ड। क्रिचफील्ड की डेफिनेशन है जो रेडिएंट एनर्जी सन से स्ट्राइक करती है अर्थ पे उसको इंसोलेशन कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। नाउ अकॉर्डिंग टू जी.ए. त्रिवार्ता, त्रिवार्ता के अकॉर्डिंग अगर हम देखें डेफिनेशन, द रेडिएट एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम सन ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ एनालॉगस टू शॉर्ट वेव and travel at a rate of 1,86,000 miles per second is called solar radiation or insolation. सो त्रिवार्ता की जो डेफिनेशन वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। इनका ये मानना है कि जो रेडिएंट एनर्जी जो है सन से आती है, राइट, जो ट्रांसमिट की जाती है शॉर्ट वेव की फॉर्म में और ट्रेवल करती है 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड का टाइम पीरियड, तो उसको कहते हैं आपका सोलर रेडिएशन, राइट। नाउ हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एनर्जी जो रेडिएशंस जो सन से आती है और अर्थ सरफेस पे जो पहुंचती है और लाइफ को जो पॉसिबल बनाती है अर्थ सरफेस पे, उसको हम सोलर रेडिएशन कहेंगे, राइट, या फिर शॉर्ट में इंसोलेशन कहेंगे। इजंट इट एवरीवन? इंसोलेशन का सिंपल सा मतलब है सूर्य से आने वाली जो एनर्जी है अर्थ सरफेस पे उसको इंसोलेशन कहते हैं, या फिर इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन कहते हैं। नाउ सन की जब हम बात करते हैं, सूरज, सन आपको पता है कि इट इज़ अ ग्रेट हीट इंजन, काफ़ी ज़्यादा बड़ा पावर हाउस ऑफ एनर्जी है ये, विच ड्राइव विंड्स ऑन अर्थ सरफेस। सूर्य की गर्मी की वजह से जो पवनें हैं वो अर्थ सरफेस पे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ओशन करंट्स चलती है, वार्म से कोल्ड, कोल्ड से वार्म के रीजन की तरफ। एक्सोजेनेटिक और डेनुडेशनल प्रोसेसेस, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो है वो काम करती है, एक्सटर्नल फोर्सेस, राइट। इसमें इरोजन और वेदरिंग आ जाता है, डिनुडेशनल प्रोसेस। सो सच सस्टेन लाइफ इन द बायोस्फीयर। तो इस तरह की जो एक्टिविटी जब अर्थ सरफेस पे होती रहती है, इससे जो है लाइफ जो भी जीवन है, चाहे वो एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, या फिर कोई दूसरे क्रिएचर्स है, उनका लाइफ सस्टेन रहता है बायोस्फीयर में। नाउ जब हम कॉम्पोजिशन ऑफ सन की बात करते हैं, सो फोटोस्फीयर, ब्राइट आउटर सरफेस ऑफ सन। एक्चुअली सन को जो है 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है फोटोस्फीयर, दूसरा है क्रोमोस्फीयर, तीसरा है कोरोना, राइट। सो जो फोटोस्फीयर है ये बाहर वाला आउटर सरफेस होता है सन का। इसमें डोमिनेंस ऑफ फोटोन्स, काफ़ी सारे फोटोन्स होते हैं, 90% हाइड्रोजन होती है इसमें और 10% हीलियम होती है।
क्रोमोस्फेयर की जब हम बात करते हैं, जो ये लेयर होती है, इसमें बर्निंग गैसेज होती है अराउंड फोटोस्फेयर, राइट, 1 मिलियन अवे होता है सन से। नाउ कंपोज्ड ऑफ आयोनाइज हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब जो क्रोमोस्फियर है इसमें हाइड्रोजन और हीलियम होता है, राइट, बट आयोनाइज्ड होता है, आयंस की फॉर्म में। नाउ कोरोना की जब हम बात करते हैं, ये वाइट रिंग है, राइट, आउटर मोस्ट रिंग होती है एंड ओनली विजिबल ड्यूरिंग एक्लिप्स। एक्लिप्स जब होते हैं कोरोना तब विजिबल होता है। तो सन के जो 3 पार्ट कौन कौन से, फोटोस्फियर, क्रोमोस्फियर एंड कोरोना, राइट। नाउ कमिंग टू मैकेनिज्म ऑफ सोलर रेडिएशन। अब हम ये देखते हैं कि जो अर्थ से जो लाइट आती है वो किस तरह से ट्रेवल करती है, राइट, क्या इसका पूरा प्रोसेस है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, हम सभी को पता है। इन द इंटीरियर ऑफ सन हाइड्रोजन जो गैस है वो कन्वर्ट होती है हीलियम में ड्यू टू एनर्मस कन्फाइनिंग प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर अंडर द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ हीट। अब क्या होता है, क्योंकि सन में प्रेशर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है तो उसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो हीट है वो प्रोड्यूस होती है, राइट। अर्थ रिसीव टाइनी फ्रैक्शन ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ सन radiation which is only billionth due to small size and great distance from the sun। जो अर्थ है वो रिसीव करती है काफ़ी कम फ्रैक्शन जो है टोटल अमाउंट ऑफ सन, यानी कि आप कहेंगे बहुत ही कम परसेंट जो सन की जो रेज है वो अर्थ तक पहुंचती हैं, जो काफ़ी कम स्मॉल होती है, राइट। ऑन, क्योंकि इसको सन की रेज को इतना डिस्टेंस भी तो कवर करना होता है, इट हैज़ टू कवर बिलियंथ ऑफ डिस्टेंस, राइट, तो काफ़ी कम रेज जो है वो धरती तक पहुंच पाती है। ऑन एन एवरेज अर्थ रिसीव 1.99 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट, टू लैंगली भी इसको कहते हैं, एट द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर। सो अगर हम एवरेज बात करें सनराइज की जो अर्थ का सरफेस रिसीव करता है तो वो 1.99 कैलोरीज होता है पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। नाउ इसको सोलर कांस्टेंट कहते हैं क्योंकि कांस्टेंट अमाउंट होता है जो कि एक पार्ट जो है पर यूनिट टाइम जो है रिसीव करता है। इट्स अ थ्योरेटिकली, बट आपको पता है थोड़ा प्रैक्टिकली इट्स अ डिफरेंट थिंग। सोलर कांस्टेंट द टोटल रेडिएशन एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन पर यूनिट ऑफ टाइम पर यूनिट ऑफ एरिया। सोलर कांस्टेंट उसको कहते हैं जो टोटल एनर्जी रिसीव करता है कोई एरिया पर यूनिट टाइम में, राइट, एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर एरिया ने कितनी सनरेज को एब्जॉर्व किया या फिर कितनी सनरेज वहाँ पे रिसीव हुई, उसको सोलर कांस्टेंट कहेंगे। जो सोलर कांस्टेंट है वो अप्रॉक्सीमेट 1.66 किलोमीटर पर स्क्वायर मीटर होता है, राइट। नाउ कमिंग टू, इसमें जो है 2 लॉज होते हैं। द लॉ गवर्न नेचर एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ इंसुलेशन, सॉरी, जो लॉज हैं जो गवर्न करते हैं नेचर किस तरह का होगा, इंसुलेशन का, और फ्लो किस तरह का होगा। तो 2 लॉ है, एक विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, एक स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन है। जो विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, it state that the wavelength of maximum radiation is inversely proportional to the absolute temperature of emitting body। यानी कि ये कहता है कि जो वेवलेंथ होगी, ये आपकी वेवलेंथ का साइन है, राइट, मैक्सिमम रेडिएशन की जो वेवलेंथ होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एमिटिंग बॉडी, राइट। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, अगर वेवलेंथ कम है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसका ये मतलब है। द हाइयर द टेम्परेचर ऑफ रेडिएटिंग बॉडी शॉर्टर द वेवलेंथ, राइट। नाउ कमिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन, क्या कहता है, इट स्टेट फ्लो एंड फ्लक्स ऑफ रेडिएशन, जो एनर्जी ट्रेवल करेगी, जो फ्लो करेगी, इज प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर और रेडिएट बॉडी। माने ये कोई एनर्जी है, राइट, दिस इज एनर्जी, ये किसने पावर होगी इसकी प्रोपोर्शनल, 4, राइट, यानी कि टेम्परेचर जो है वो 4th मल्टीप्लाई कर दो आप, उतना ज़्यादा होगा उस बॉडी का। तो ये लॉज उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपने जस्ट फॉर सेक फॉर योर नॉलेज, इसमें कुछ ज़्यादा रोल है नहीं इसमें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन की जब हम बात करते हैं, हॉरिजेंटली जब हम देखते हैं और सरफेस पे जब हम देखते हैं तो हम पाएंगे कि जो लो लैटिट्यूड है और ट्रॉपिकल जोन है, जिनका जो एक्सटेंट है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न तक होता है, इंसुलेशन इस वाले पार्ट में इक्वेटर में ज़्यादा होती है, राइट, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो सनराइज है वो जो है डायरेक्ट वर्टिकल पोजिशन में पड़ती है, राइट, बट ड्यू टू लार्ज कवरेज ऑफ क्लाउडलेस सनराइज रीच ऑन द सरफेस। ओके फाइन, जो आपके इक्वेटर पर देखें आप, यहाँ पे हीट तो ज़्यादा है,
राइट। बट यहाँ पे क्या होता है कि क्लाउड्स काफ़ी बनते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर है, इवेपोरेशन होगी, फिर प्रेसिपिटेशन होगी, क्लाउड्स बनेंगे, तो क्लाउड्स कवरेज की वजह से उतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पे नहीं होती है, मॉडरेट फिर यहाँ का टेम्परेचर रहता है, राइट, सन रेज ज़्यादा होने के कारण भी। नाउ मिडल एल्टीट्यूड जोन की जब हम बात करते हैं 23.5 डिग्री से लेकर, यानी कि 23.5 से 66.5 लैटिट्यूड, बोथ हेमिस्फीयर में सब ट्रॉपिकल, मोर इंसुलेशन होती है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका जो रीजन होता है ये वाला, इसमें जो स्काई है वो बिल्कुल क्लियर होता है, यहाँ कोई बादल नहीं बनते, क्योंकि एयर यहाँ पे सबसाइड होती है। हम क्लाइमेटोलॉजी में देखेंगे आगे कि एयर किस तरह से सबसाइड होगी, इसलिए वेस्टर्न पार्ट में डेजर्ट जो है वो आपको मेनली वेस्टर्न पार्ट में ही मिलेंगे और कॉन्टिनेंट के। सो एयर यहाँ पे सबसाइड होती है, कोई यहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं होता ज़्यादा, और यहाँ पे क्लियर स्काई होता है, क्लाउड नहीं बनते यहाँ पे, तो यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। ना पोलर जोन की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे जो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन है वो बिल्कुल एब्सेंट होता है, वो हम आगे भी एक डायग्राम देखेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पोलर जोन में क्या होता है कि जो सन की जो रेज है वो काफ़ी ओपेक जाती है, राइट, प्रॉपरली पहुँच नहीं पाती, काफ़ी कम पहुँचती है, तो सन रेज जो है ऑब्लिक होती है यहाँ पे, और सो रिसीव लेस इंसुलेशन, राइट, तो काफ़ी कम मतलब सूरज की किरणें यहाँ तक पहुँचती हैं ना। अब हम देखते हैं फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन। अब हमने ये तो देख लिया कि कौन से पार्ट में कितना कितना इंसुलेशन जाता है, अब हमने ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो इंसुलेशन है वो अफेक्ट करता है, राइट। पहला है इंक्लिनेशन ऑफ सनरेज, वही बात है कि जो एंगल बिटवीन होता है सनरेज के बीच में एंड अर्थ सरफेस के बीच में वो अलग अलग होता है, राइट। इक्वेटर पे अलग होगा, आपके टेम्परेट में अलग होगा, या फिर पोलर में अलग होगा, तो इसलिए जो है अलग अलग एंगल बनते हैं, तो इंसुलेशन भी जो है डिफरेंट पार्ट में डिफरेंटली जो है वो रिसीव होती है। Vertical rays spread over large area receive more intense insolation. On the other hand, oblique rays spread over large area and receive small insolation because rays travel large distance and lose some of energy in the atmosphere. आप देखेंगे, मैं आपको इस पे समझाती हूँ, इस पे ज़्यादा अच्छे से डायग्राम में समझ में आएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यू सी, सन यहाँ पे है, दिस इज़ योर सन, ये आपकी अर्थ है, ये टिल्टेड है, हमें पता है अर्थ। अब यहाँ पे देखिए सन जो डायरेक्ट जो रेज जाती है सन से, वो तो प्रॉपरली जो है इस सरफेस पे आएंगे, राइट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट पड़ेंगे। जैसे जैसे जो है पोलवर्ड जाते रहेंगे वैसे वैसे यहाँ तो सूरज बड़ा है ना, ये सन की जो रेज है वो ओपेक होती जाएंगी, राइट, कम पहुँचेंगी, ज़्यादा नहीं पहुँचेंगी, राइट, डायरेक्ट नहीं पहुँचेगी, और इट हैज़ टू ट्रेवल अ लॉट ऑफ डिस्टेंस पोल तक। तो आधी एनर्जी तो एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व करता है, तो काफ़ी कम एनर्जी पोल की तरफ पहुँचती है, और ज़्यादा एनर्जी आपको इस एटमॉस्फेयर में मिलेगी, टेम्परेचर, राइट। नाउ इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर जब हम देखें, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलर रेडिएशन और इनकमिंग सोलर रेडिएशन हैज़ टू पास थ्रू thick layer of the atmosphere, and hence it partially absorbed 20%, reflected or 30% scattered, 23 by the यानी कि 20% ऑब्जर्व करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा 30%, स्कैटर करेगा 23% बाय द एटमॉस्फेयर एंड पार्शली ट्रांसमिट टू अर्थ सरफेस। अब हमें पता है सूरज है, सूरज और हमारे अर्थ के बीच में एक जो है एक ब्लैंकेट है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, तो सन की रेज़ को उसको पार करना होता है। तो सन की रेज़ जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो वहाँ पे कुछ रेज़ एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ को रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, मतलब वापस चली जाती हैं, कुछ की स्कैटरिंग हो जाती है जिसकी डस्ट पार्टिकल की वजह से, राइट, वाटर वेपर, जिससे हमें स्काई ब्लू दिखता है या फिर सनसेट के टाइम में ऑरेंज दिखता है। तो उसमें जो है थोड़ी बहुत एनर्जी जो है वो यूज़ हो जाती है, जो जितनी बची कुछ एनर्जी है वो फिर अर्थ सरफेस में पहुंचती है। ये हम हीट बजट में आगे देखेंगे भी, इस तरह का मतलब रहता है, कितना एटमॉस्फेयर लेता है और कितना अर्थ एब्जॉर्व करती है। ना लेंथ ऑफ द डे, लेंथ ऑफ द डे पे भी डिपेंड करती है इंसुलेशन। आपको पता है, मैं सिंपली समझाती हूँ, अगर डेज जो है बड़े होंगे तो इंसुलेशन ज़्यादा होगी, टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर डेज छोटे होंगे तो इंसुलेशन कम होगा ऑब्वियसली, राइट। सो दिस इज़ अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। आपको पता है कि पोल्स में क्या होता है कि आपके इक्वेटर में 12 घंटे की दिन होती है, 12 घंटे की रात होती है, तो इक्वली वहाँ पे जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर वहाँ पे सनरेज होती है।
बट जब आप पोल वर्ल्ड देखोगे तो 6 महीने की रातें होती है, 6 महीने की जो है दिन होते हैं, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो अलग होता है। नाउ कमिंग टू डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अब ये भी मैटर करता है कि डिस्टेंस कितना है सन और अर्थ के बीच में। अगर डिस्टेंस कम होगा तो हीट ज़्यादा आएगी, सन ज़्यादा रेज अर्थ तक पहुँचेगी। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसको उतने ही ज़्यादा ऑब्स्टिकल बैरियर्स को जो है पास करना पड़ेगा, तो हीट जो है वो ऑब्वियसली कम पहुँचेगी, राइट। सो द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज़ 149 मिलियन किलोमीटर। हमें पता है कि जो एवरेज डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में वो कितना है, 149 मिलियन किलोमीटर है। बट ड्यूरिंग पेरीहिलियन यानी कि जनवरी को जो डिस्टेंस है वो 147 हो जाता है, राइट। यानी कि जब सन और आपके जो अर्थ है जब वो नज़दीक आते हैं तो 147 होता है। द अर्थ इज़ क्लोजर टू सन सो रिसीव मैक्सिमम इंसोलेशन, राइट, नॉर्दर्न हेमस्फीयर में। एंड एप्लीटन विंटर्स में अगर देखें, एप्लीटन मतलब दूर चले जाते हैं सन और आपके अर्थ एक दूसरे से, विंटर्स के मंथ में होता है ये नॉर्दर्न हेमस्फीयर में। तो जो डिस्टेंस है वो 152 मिलियन हो जाता है। तो इस टाइम क्या होता है, जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है तो सन है एनर्जी काफ़ी कम रिसीव करता है। इसलिए आप देखोगे जो सर्दियों की जो धूप होती है वो काफ़ी तीखी धूप होती है। वो इसी वजह से होता है कि उस टाइम जो है पेरीहिलियन होता है, सन और जो अर्थ है वो उनका डिस्टेंस कम होता है। इसलिए जो धूप थोड़ी भी आप खड़े हो जाएं धूप में तो आपको ऐसा लगेगा काफ़ी गर्मी लग रही है। जबकि आप जुलाई और अगस्त के महीने में, मई के मंथ में देखें तो उतना ज़्यादा, हालांकि डे का स्पेंड बड़ा होता है, डेज बड़े होते हैं, लेकिन धूप फिर भी उतनी तीखी नहीं लगती है। नाउ इम्पैक्ट ऑफ द लैंड एंड वाटर की जब हम बात करते हैं, लैंड एंड वाटर सरफेस react differently to the incoming solar radiation. Heat capacity of water is 5 times more than the land. यानी कि स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है वाटर की। वाटर इज़ ट्रांसपेरेंट, अलाउ हीट टू पेनिट्रेट टू ग्रेटर डेप्थ। लैंड इज़ ओपेक, उबड़ खाबड़ है, राइट, कहीं पे मैदान है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे प्लेट्यू है, कहीं and resistance and heat up layer of the earth, and soon as it receive heat its surface lose heat, cool off rapidly than water. सिंपल सा क्या है इसमें, जो वाटर है आपका वो ट्रांसपेरेंट है, तो उसमें जो हीट है, सन की जो रेज है वो डेप्थ तक जाती है, राइट, और वाटर की स्पेसिफिक हीट भी ज़्यादा है। अर्थ का पार्ट क्या है कि वो ओपेक है काफ़ी, राइट, और इसमें क्या है कि अर्थ जो है जल्दी से गर्म हो जाती है, इसका ऊपर सरफेस जितनी जल्दी से अर्थ गर्म हो जाती है उतनी जल्दी ये हीट भी लूज़ कर देती है, राइट। लेकिन क्या होता है कि वाटर उतनी जल्दी एनर्जी लूज़ नहीं करता है क्योंकि काफ़ी डेप्थ तक जो है वो सनरेज पेनिट्रेट हुई होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें, बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं। फॉरेस्ट कैनोपी यानी कि अगर बहुत ज़्यादा कहीं जंगल है, घने जंगल है, राइट, लार्ज फॉरेस्ट कवरेज है जो रिफ्लेक्ट करते हैं सन की रेस को बैक, राइट, एंड इंसोलेशन डज नॉट रिसीव ऑन दी अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंचता है, वो वहीं से जो वापस हो जाता है। घने जंगलों में ऐसा होता है। सन स्पॉट की जब हम बात करते हैं, सो फर्स्ट नोटिस 1609, जो सन स्पॉट है पहली बार कब देखा गया, 1609 में। इट इज़ डार्क एरिया दैट सम टाइम अपीयर ऑन सन सरफेस। ये डार्क सा एरिया होता है, कई बार सन के सरफेस के ऊपर अपीयर होता है, सन स्पॉट उसे कहते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस इन सन्स मैग्नेटिक फील्ड राइजिंग अप टू फोटोस्फीयर। इसमें क्या होता है कि सन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो फोटोस्फीयर तक राइज हो जाती है, राइट। उस वजह से नंबर ऑफ जो सनस्पॉट है वो इंक्रीज हो जाते हैं और इंसोलेशन भी इंक्रीज हो जाती है, राइट। ये सनस्पॉट का इफेक्ट है इंसोलेशन में, यानी कि अगर सनस्पॉट ज़्यादा बनेंगी तो इंसोलेशन ज़्यादा होगी। नाउ कमिंग टू कंक्लूजन, अंडर कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अबव डिस्कस्ड फैक्टर्स द अमाउंट ऑफ टोटल एनुअल इंसोलेशन रिसीव्ड बाय डिफरेंट रीजन इज डिफरेंट। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं ऊपर जो हमने फैक्ट्स देखे कि अर्थ का जो सरफेस है वो हर पार्ट अलग अलग जो है वो इंसोलेशन रिसीव करता है। Insolation at surface vary 320 watt per meter square. In tropic 70, आप देखिए जो इंसोलेशन है वो वेरी करता है। अब इसका फैक्ट भी बताया गया है, राइट। ट्रॉपिक में 320 है टू 70 तक है पोल्स में, राइट। मैक्सिमम जो सर्कुलेशन है सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में, मैक्सिमम इंसोलेशन वहाँ पे होता है। इक्वेटर रिसीव कंपैरेटिवली लेस इंसोलेशन देन ट्रॉपिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लाउड, जो कि मैंने आपको पहले डिस्कस कर लिया। नाउ कमिंग टू हीट बजट,
अब अभी तक हमने देखा कि इंसोलेशन के फैक्टर्स क्या है, इंसोलेशन किसे कहते हैं। अच्छा, अर्थ की जो रेज है वो अर्थ सरफेस पे आती है। अब हम देखेंगे जो ये इंसोलेशन आती है, हम मान के चलते हैं कि 100% एनर्जी जो सूरज से आ रही है। अब हम उसको देखेंगे कि कितना परसेंट जो है एटमॉस्फेयर यूज़ करता है, कितना परसेंट जो है अर्थ सरफेस तक आता है, या फिर कितना परसेंट जो है वापस जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। उसका सारा लेखा जोखा जो है हम इस हीट बजट में जो है वो डिस्कस करेंगे। ओनली फ्यू पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन रीच टू द अर्थ सरफेस, वो हम जानते हैं कि केवल कुछ ही जो पार्ट है वो सोलर रेडिएशन का अर्थ तक पहुंचता है, राइट। रिमेनिंग हीट जो है वो लॉस हो जाती है इन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, एटमॉस्फेयर में, रेडिएशन में, स्कैटरिंग में बाय द एटमॉस्फेयर। अराउंड अगर आप देखें 35% ऑफ सोलर रेडिएशन इज रिटर्न बैक टू स्पेस। 35% जो एनर्जी है वो स्पेस में वापस चली जाती है, जिसको एल्बिडो भी कहा जाता है। अर्थ का एल्बिडो है ये 35%, राइट। In this 35%, the 27% is reacted by the cloud. 27% क्लाउड्स के साथ जो है इसका एनर्जी का यूज़ होता है। 6% स्कैटरिंग हो जाती है, एंड बाय द एटमॉस्फेयर 2% जो है वो रिफ्लेक्शन की लॉस हो जाता है ड्यूरिंग पासिंग थ्रू द सरफेस। हेंस 35% इज यूज इन दी एटमॉस्फेरिकली। आप देखें तो एटमॉस्फेयर ही 35% यूज़ कर लेता है। अब रिमेनिंग हमारे पास 65% जो है वो पार्ट इंसुलेशन का बचता है। इसको मैं आपको अच्छे से डायग्राम में बताती हूँ, आपको इसमें समझ में आएगा। यू सी, एक साइड हमारे पास शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन है, यानी कि 100% सूरज से जो आ रही हैं किरणें अर्थ पे। दूसरी तरफ है हमारे पास रिमेनिंग, राइट, लॉन्ग वेव रेडिएशन, जो अर्थ से वापस जाएगी। ओके, फाइन। नाउ टोटल रेडिएशन अगर आप देखें तो 100% है जो सन से आई। अगर आप देखें जो डायरेक्ट रेडिएशन आई, क्लाउड को पास किया डायरेक्ट, राइट, और 35% जो है वो अर्थ सरफेस, 34% सॉरी, अर्थ सरफेस में पहुंच गई। अब आप ये देखोगे, अगर 35% जो है वो आपके एटमॉस्फेयर में आई, मानो फॉर एग्जांपल, तो 27% जो है वापस चली गई, ये क्लाउड ने इनको वापस भेज दिया। 2% जो है अर्थ से चली गई, 27 + 2 कितनी हुई, 29, और 6% जो है स्कैटरिंग के कारण जो है वो वापस स्पेस में चली गई। तो 29 और 6 कितना होता है, 35। ये आपका 35% का पूरा पता लग गया आपको कितनी वापस चली गई है ना। अब बचती है आपकी 65%, राइट। अब 65% में क्या होता है, अगर आप यहाँ देखें तो 14% जो है ऑब्जर्व की है अर्थ के एटमॉस्फेयर ने, 34% जो है वो अर्थ ने ऑब्जर्व की है, और 17% जो है वो एटमॉस्फेयर से जो है वो सरफेस में आई है। तो अगर आप इन सभी को मिला दें तो ये टोटल बनते हैं 65%, राइट। नाउ अब ये 65% का हिसाब हम यहाँ लगाएंगे। अगर आप यहाँ देखें हमारे पास अर्थ पे 65% है, 35% तो मैंने आपको बता दिया ना कि कहाँ कहाँ स्कैटर हुई है। 6% जो है वो स्कैटरिंग की वजह से चली गई, 27% क्लाउड ने रिफ्लेक्ट बैक किया, और 2% जो है अर्थ ने जो है वो रेडिएट की बैक टू स्पेस। तो ये 35 का एक सेगमेंट बन गया। अब जो 65% जो हमारी अर्थ में प्रेजेंट है, अब हम उसको देखते हैं। नाउ यू सी, पहला 23% है हमारे पास यहाँ पे रेडिएशन फ्रॉम अर्थ, राइट। 6% जो है हमारा एटमॉस्फेयर में रह जा रहा है, राइट। और 17% अगर आप देखें ये स्पेस में चला जा रहा है, राइट। और दूसरा हमारे पास 9% जो कि टर्बुलेंस और कन्वेक्शन में यूज़ होनी थी एनर्जी, पूरी की पूरी एनर्जी 9% यहाँ यूज़ हो रही है, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा बैक, राइट। और कंडेंसेशन के लिए 19% जो है वो कंडेंसेशन के लिए यूज़ हो जा रही है, और पूरी की पूरी ये जो है वो 90% जो है वो कंडेंसेशन में यूज़ हो जा रही है, राइट। नाउ अगर आप देखें 23 में से 6% यहाँ यूज़ होगी, 17 की 17 यहाँ चलेगी, राइट। और जो एनर्जी 17% यहाँ है, और जो 48% है ये जो है वो रेडिएट हो गई आपके स्पेस पे, राइट। अगर आप इनको काउंट करेंगे तो यू विल फाउंड इट 65। 8 और 7 कितने होते हैं आपके, 15, राइट। 4 और 1 5, 5 और 1 6, हो गया सारा 65। अगर
ये हो गया आपका 65 का पूरा, ये मैंने आपको यहाँ समझाया था 35 का पूरा। 65 और 35 अगर आप इनको मिला देते हैं आपस में तो ये कितना बनता है 100%। कितना बनेगा 100%, राइट। अब मैं आपको बता दूं, ये मैंने जो आपको बताया यहाँ पे 23% यहाँ पे यूज़ हो रहा है, मैंने आपको बताया, जिसमें से 6% यहाँ गया और 17% स्पेस में गया। अगर आप देखो जो -48% जो कि आपकी रेडिएट हो गई स्पेस में, राइट, वो कहाँ से आया ये -48? ये आया आपका यहाँ से, जो एटमॉस्फेयर ने और अर्थ ने अब्जॉर्व करी हुई थी एनर्जी, राइट। ये 35 और 14% जो आपका यहाँ है, इसको जब आप प्लस करोगे तो ये 48 बनेगा, तो फिर ये यहाँ पे आपका स्पेस में रेडिएट हो गया, राइट। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा जो भी मैंने समझाया। इस तरह से हीट बजट जो है वो काम करता है अर्थ का। नाउ हीट बजट रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं। ग्लोबल रेडिएशन किसे कहते हैं? सर जो टोटल रेडिएशन, टोटल सोलर रेडिएशन जो हॉरिजॉन्टल सरफेस में अर्थ के पहुंचती है, ग्राउंड में पहुंचती है, उसको ग्लोबल रेडिएशन कहते हैं। नेट रेडिएशन जो डिफरेंस होता है बिटवीन ऑल इनकमिंग सोलर एनर्जी एंड ऑल आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल एनर्जी, यानी कि जो जितनी एनर्जी आ रही है और जितनी एनर्जी वापस अर्थ से रिफ्लेक्ट हो रही है बैक, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको कहेंगे नेट रेडिएशन, राइट। फिर आता है एनर्जी सरप्लस एरिया एंड एनर्जी डेफिसिट एरिया। एनर्जी सरप्लस एरिया में क्या होता है? एनर्जी सरप्लस एरिया जहाँ पे इनकमिंग सोलर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, राइट, आउटगोइंग रेडिएशन से, यानी कि एनर्जी बहुत ही ज़्यादा आ रही है, बहुत ही ज़्यादा उस पार्ट में आ रही है, लेकिन उतना रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर पा रही है, उसको एनर्जी सरप्लस एरिया कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। एनर्जी डेफिसिट एरिया किसको कहेंगे? जहाँ पे एनर्जी तो कम आ रही है लेकिन रेडिएशन बहुत ज़्यादा हो रही है बैक, राइट। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है बैक, उसको एनर्जी डेफिशिएंट एरिया कहेंगे। फिर आता है मेरीडायोनल ट्रांसपोर्ट ऑफ टेम्परेचर। मेरीडायोनल ट्रांसफर ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? जब ट्रांसपोर्ट होती है हीट एनर्जी इक्वेटर से पोल की तरफ, तो उसको मेरीडायोनल ट्रांसपोर्ट ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है। ये है सिंपल कॉन्सेप्ट इसका, राइट। अर्थ सीजन्स के बारे में चलो मैं आपको बता देती हूँ। अर्थ के मेनली 2 सीजन्स होते हैं, समर एंड विंटर, ड्यू टू इट्स टिल्ट ऑफ एक्सिस, वाइल ऑल अदर नॉन सीजन आर इफेक्ट ऑफ द लोकल फैक्टर्स। बाकी जो हम ऑटम, स्प्रिंग एंड सो सीजन देखते हैं, ये लोकल कंडीशंस, जो लोकल फैक्टर्स होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। तो हम जानते हैं कि जो 21 मार्च है टिल 23 सितंबर नॉर्दर्न हेमस्फीयर में समर होती है, एंड सेम जो है आपके साउथ हेमस्फीयर में विंटर होती है, राइट। और सिमिलरली 23 सितंबर से 21 मार्च तक जो है नॉर्दर्न हेमस्फीयर में विंटर होती है, बट साउदर्न हेमस्फीयर में समर होती है। ये हमें कॉन्सेप्ट पता है। ऐसा क्यों होता है? हमें पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रेखाएं जो है वर्टिकल पड़ती है आपके मार्च और सितंबर के बीच, और आपके ये फिर शिफ्ट हो जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ सितंबर में, विंटर में। द ड्यूरेशन ऑफ डेज एंड नाइट ऑन इक्वेटर आर इक्वल थ्रू आउट द ईयर, 12 hours each, while the longest day of the year in northern hemisphere is 21st June and in southern hemisphere is 22nd December. हम जानते हैं कि इक्वेटर पे जो डे एंड नाइट होते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट। और नॉर्दर्न हेमस्फीयर में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, और साउदर्न हेमस्फीयर में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। द लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द ईयर इन नॉर्दर्न हेमस्फीयर इज 22nd दिसंबर, और साउदर्न में क्या होगा? ऑफकोर्स इसका ऑपोजिट 21 जून। तो कुछ फैक्ट्स हैं, इनको फैक्ट्स की तरह ही देखें, बाकी इनके पीछे का जो रीज़न है यू नो दैट ऑलरेडी, राइट। सन की रेज का ही रीज़न है इसमें, बाकी कुछ है नहीं, वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देयर आर ऑल्सो अ प्लेस ऑन अर्थ हैविंग कंटिन्यू 6 months ऑफ डे एंड 6 months ऑफ नाइट, वो पोल वाली रीजन है। दीज आर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। नॉर्थ और साउथ पोल में क्या होता है? 6 महीने दिन होते हैं, 6 महीने रात होती है। द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्स जोन, ITCZ, इसको हम आगे देखेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको। ITCZ को is the region on equator affected equally from incidence of perpendicular solar radiation। जितना जो है इक्वेटर अफेक्ट होता है आपके सोलर एनर्जी से, उतना ही ये ITCZ भी होता रहता है, राइट। ये शिफ्ट होता रहता है। समर में जो है ये नॉर्थ की तरफ जाएगा क्योंकि सन की रेज वहाँ होती है उस टाइम, विंटर में ये जो है साउथ शिफ्ट हो जाता है। तो ये एक ऐसा जोन होता है जो ट्रेड विंड की कन्वर्जेंस की वजह से क्रिएट होता है, राइट।
नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जब आपस में कन्वर्ज करती हैं तो ये ITCZ जो है इक्वेटर के पास बनता है. द रिफ्लेक्टेड हीट ऑफ सन इज कॉल्ड एल्बिडो ऑफ द अर्थ सरफेस. जो मैंने आपको बताया भी, अर्थ का एल्बिडो कितना है 35%, जो कि एनर्जी रिफ्लेक्ट कर देती है स्पेस में वापस. जो मैंने आपको दिखाया भी 35% कहाँ कहाँ यूज़ होता है, स्केटरिंग में है ना, स्केटरिंग में 6%, और आपके अर्थ सरफेस से कितना चला जाता है अप्रॉक्सीमेटली 2%, क्लाउड से 26%, 26 या 27 के आसपास. तो ये अर्थ का अल्बिडो है. अल्बिडो इज़ वेरी हाई. किसका होता है? आइस का. काफ़ी, मतलब आइस जो सफ़ेद होती है ना, तो वो लाइट को ऑब्जर्व नहीं करती, वो रिफ्लेक्ट कर देती है बैक. तो जो आइस का या फिर थिक क्लाउड का, इनका जो अल्बिडो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, राइट. So everyone, that's all from my side. Thanks for watching. Hope you people will like, share and subscribe the channel. अगर आपको समझ में आया होगा, do comment below in the comment section. So that's all for today. Bye and take care.